हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडेलिनो। तो लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था और उस लेक्चर में हमने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ी थी। डिफरेंट बॉडीज़ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास और भी बाकी तरह के जैसे सॉलिड स्फीयर, होलोस्फीयर, सर्कुलर रिंग की वजह से हमने जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो हमने पढ़ी थी। उसके सारे के सारे फार्मूलाज, ग्राफ्स और भी बाकी कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को ख़त्म करने की। और आज सबसे पहले इस लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से। नीट के लिए, जेडब्ल्यू के लिए ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस लेक्चर में हम सारे के सारे फार्मूलाज पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के। हम आपको माइंड मैप्स भी देते हैं, ठीक है, फार्मूला शीट्स, माइंड मैप्स, जिनको आप क्विक रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आज के इस वन शॉट लेक्चर में हम ग्रेविटेशन का जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से। देखिए, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ेंगे। वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, बस इतना सा फ़र्क है, ठीक है। वहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज होगा। यहाँ पे डेल्टा वी जो है वो वर्क डन अपॉन मास है। बस वहाँ पे हमने मास को चार्ज क्यों से रिप्लेस करना है, बाकी का कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। बाकी का जो कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशन इस पोटेंशियल का, वो सेम है। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि अगर हमने कोई भी मास m जो है, अगर उसको हमने पॉइंट b से a लाना होगा, ठीक है। ये कोई भी x पॉइंट, y पॉइंट भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे जो है वो डिक्टेट करने के लिए यहाँ पे a और b इसको लिया है। अगर इस पॉइंट मास m को हमने b से a लाना है, तो इसमें जो वर्क डन होगा पर यूनिट मास, उसी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन लगेगा इस मास m को लाने में, उसी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहेंगे। अगर यह यहाँ से यहाँ तक हमने चार्ज क्यू को लाना होगा तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, तो यहाँ पे हम मास m की बात करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक इस मास को लाना है हमने वेरी स्लोली। तो जब भी वेरी स्लोली वर्ड यूज़ किया जाएगा फिजिक्स के अंदर, तो याद रखना वहाँ पे डेल्टा के ई जो होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा, वो ज़ीरो होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, वो है वर्क डन इन ब्रिंगिंग मास एम फ्रॉम बी टू ए अपान मास एम, ठीक है। वर्क डन अपान मास ही जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक एग्जांपल से मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। अगर ये पॉइंट x है, ये पॉइंट y है, मास m को हमने y से x पे लाना है, ठीक है। जहाँ पे लाना है वहाँ का पोटेंशियल माइनस जहाँ से लाना है पोटेंशियल ऑफ y इज इक्वल टू वर्क डन। कौन सा वर्क डन, m मास को लाने का वर्क डन, कहाँ से, y से x पे लाने का वर्क डन, ठीक है, अपान जिस मास को लाना है उस मास को यहाँ पे रख देना है। ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या समझना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा वी, वो होता है वर्क डन अपान मास एम, ठीक है। बस इतना सा फार्मूला आपने यहाँ पे याद रखना है। फिजिक्स में याद रखना कि जो पोटेंशियल होता है इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। एक बात और कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इस पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल पर केजी होता है। जूल यहाँ पे वर्क का यूनिट है और केजी यहाँ पे मास का यूनिट है। और पोटेंशियल एट इनफाइनाइट क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। अब हमने पोटेंशियल एट ए पॉइंट, अगर किसी पॉइंट पे हमने पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा, तो वो पॉइंट ए का पोटेंशियल जो होता है, पॉइंट ए जैसे पोटेंशियल एट ए हमने फाइंड आउट करना है, तो वो होगा वर्क अपन मास। अब वर्क कौन सा, एक्सटर्नल वर्क हमने कौन सा लेना है, मास को इनफाइनाइट से ए लाने का वर्क, ठीक है। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट इनफाइनाइट है, ठीक है, क्योंकि हम इनफाइनाइट से पॉइंट ए पे मास को ला रहे हैं। तो ये होगा वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन किसके लिए, मास m को लाने के लिए, कहाँ से, इनफाइनाइट से ए तक, इनफाइनाइट से ए तक, अपान वो मास m। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इनफाइनाइट का पोटेंशियल ज़ीरो होता है। तो इसको हम जब ज़ीरो लेते हैं तो यहाँ पे पॉइंट किसी पॉइंट
ए पे जो पोटेंशियल होता है उसका फार्मूला निकल के आएगा, ठीक है। वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए अपन मास एम। इसी तरीके से अगर आपने वर्क डन एट पी निकालना होगा तो वो सॉरी पोटेंशियल एट पी निकालना होगा तो वो होगा वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी अपॉन मास एम। तो ये सारा का सारा पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास। देखो अगर हमारे पास कोई पॉइंट मास है एम और आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे हमने इस एम मास की वजह से पोटेंशियल देखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला है माइनस जी एम अपॉन आर। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में माइनस नहीं माइनस नहीं, वहाँ प्लस के क्यू बटा आर होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना कि ग्रेविटेशन में ये माइनस साइन होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में माइनस साइन नहीं होता है, वहाँ पे सीधे के क्यू बटा आर होता है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस एम की वजह से आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे हमने देखना होगा तो माइनस जी एम अपन आर होगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब अगर किसी पॉइंट पी पे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है बहुत सारे मासेस की वजह से, जैसे इस पॉइंट पी से आर वन डिस्टेंस पे मास एम वन है, आर टू डिस्टेंस पे मास एम टू है, आर थ्री डिस्टेंस पे मास एम थ्री है, आर फोर डिस्टेंस पे मास m4 है। इसी तरीके से बहुत सारे मासेस डिफरेंट डिस्टेंसेस पे हैं पॉइंट मास इस पॉइंट पी से। तो जो नेट पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पी पे वो इन सारे मासेस की वजह से होगा। इसलिए हम कहते हैं पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी फोर। अब वी वन की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो माइनस जी एम वन बटा आर वन होगा, वी टू की वजह से माइनस जी एम टू बटा आर टू होगा, वी थ्री की वजह से माइनस जी एम थ्री बटा आर थ्री होगा, एंड सिमिलरली V4 की वजह से माइनस जी एम फोर बटा आर फोर होगा, ठीक है। इस तरीके से आगे आप इनको एड ऑन कर सकते हो। जितने ज़्यादा मासेस होंगे उतने ज़्यादा मासेस की वजह से इस पॉइंट पी पे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखने को मिलेगा। उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, उसी तरीके से हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है। इसके सेंटर पे इसकी एक्सिस पे हमने एक्स डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। जो सर्कुलर रिंग है इसके सेंटर से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और इसकी एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखना है। उसका डायरेक्ट फार्मूला है माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ पे इसके सेंटर से उस एक्सिस पे उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, आर जो है कैपिटल आर वो इस रिंग का रेडियस है, ठीक है। और एम मास है इस रिंग का, और जी यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जब आप इस फार्मूले में x की वैल्यू 0 डालोगे तो ये फार्मूला माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर निकल के आएगा, ठीक है। और ये माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर जो है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इस रिंग के सेंटर पे, इस रिंग के सेंटर पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे x की डिस्टेंस 0 होगी, और इसी x की वैल्यू जब 0 आप इस फार्मूले में पुट करते हो तो पोटेंशियल माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर निकल के आता है। अब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू हॉलोस्फीयर और स्फेरिकल शेल। जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, ठीक है, हॉलोस्फीयर की वजह से, या हॉलोस्फीयर हो या फिर स्फेरिकल शेल हो, बात एक ही है। मैंने आपको पहले भी बताया था पहले लेक्चर में कि जो स्फेरिकल शेल होती है उसके फार्मूले और उसके कॉन्सेप्ट सिमिलर होते हैं हॉलोस्फीयर के जैसे, ठीक है, हॉलोस्फीयर के जैसे। तो चाहे एग्ज़ाम में किसी न्यूमेरिकल में हॉलोस्फीयर लिखा हो या फिर स्फेरिकल शेल लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप एक ग्राफ देखते हो तो इस ग्राफ से ही मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। सबसे पहले ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे मैंने खींची हुई है ये वो डिस्टेंस है जहाँ पे जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू कैपिटल आर है। कैपिटल आर जो है ये इस हॉलोस्फीयर का रेडियस है। हॉलोस्फीयर का मास कैपिटल एम है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, और इस एक्सिस पे जो डिस्टेंस है आर आर डिस्टेंस पे, कैपिटल आर डिस्टेंस पे, मतलब इसके रेडियस पे जो ये डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पे खींची हुई है उसके इस तरफ का जो पोर्शन है वो इनसाइड है, मतलब हॉलोस्फीयर के इनसाइड, और उस डॉटेड लाइन के राइट साइड का जो एरिया है
वो आउटसाइड मतलब कि हॉलोस्फीयर के आउटसाइड वाला पार्ट है। तो इनसाइड का जो पोटेंशियल है जैसा कि आप देख रहे हो वो कांस्टेंट है। कहाँ तक कांस्टेंट है? सरफेस तक कांस्टेंट है, मतलब कैपिटल आर डिस्टेंस तक कांस्टेंट है, इसके रेडियस तक कांस्टेंट है। जो हॉलोस्फीयर है उसके सरफेस तक जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है। और कितना होता है? माइनस जी एम अपान कैपिटल आर होता है। चाहे सरफेस की बात करो चाहे इनसाइड की बात करो, पोटेंशियल सेम होता है सरफेस पे भी आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे, और आर इज इक्वल टू आर लेस देन आर मतलब कि इनसाइड भी जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, माइनस जी एम अपान कैपिटल आर, माइनस जी एम अपान कैपिटल आर। तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पे खींची हुई है जो इंडिकेट करती है कि इनसाइड और सरफेस तक का जो पोटेंशियल है वो सेम होता है। अब बात आती है आउटसाइड की। तो आउटसाइड का जो पोटेंशियल है मतलब जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन आर, मतलब रेडियस से ज़्यादा वाला डिस्टेंस जो है वो आउटसाइड को डिक्टेट करता है। तो आउटसाइड जो है कंटिन्यूअसली पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका जो फार्मूला है आउटसाइड का वो है माइनस जी एम अपान स्मॉल आर। तो जो पोटेंशियल है वो स्मॉल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर जितना बढ़ेगा, आर जितना बढ़ेगा पोटेंशियल उतना कम होगा। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि भैया यहाँ पे भी आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये आर जो है ये सिर्फ ये रेडियस है, और रेडियस ना डिक्रीज होता है ना इंक्रीज होता है, ये कांस्टेंट रहता है। ये कांस्टेंट रहेगा तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल भी कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन ये स्मॉल आर कंटिन्यूअसली इंक्रीज या डिक्रीज करता है, तो अगर आप बाहर जाओगे तो इंक्रीज करेगा, अंदर आओगे तो डिक्रीज करेगा। तो जितना आप बाहर जाओगे मतलब आर की वैल्यू बढ़ा रहे हो, आर की वैल्यू जितनी आप इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल उतना डिक्रीज होगा। इसलिए यहाँ पे ये ग्राफ हम आउटसाइड के लिए कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो इंडिकेट करता है कि बाहर जाने पे पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ठीक है। अब बात आती है आउटसाइड के फॉर्मूले की, तो माइनस जी एम अपान स्मॉल आर होता है, जिससे पता चलता है कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर आउटसाइड द हॉलोस्फीयर। अब बात करेंगे हम सॉलिड स्फीयर की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर और हॉलोस्फीयर का पोटेंशियल अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, बस यहाँ पे इनसाइड का थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे आउटसाइड की पहले बात करेंगे, तो आउटसाइड मतलब डिस्टेंस ग्रेटर देन कैपिटल आर यहाँ पे सॉलिड स्फीयर का रेडियस है। तो पोटेंशियल है माइनस जी एम अपान स्मॉल आर, यहाँ पे भी पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। जो पोटेंशियल है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कहाँ पे? आउटसाइड सॉलिड स्फीयर। इसलिए यहाँ पे आउटसाइड यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ से कंटिन्यूअसली जो कर्व है वो डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? पोटेंशियल जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आउटसाइड सॉलिड स्फीयर। अब अगर हम सरफेस की बात करेंगे आर इज इक्वल टू आर पे, तो इसी फार्मूले में अगर आप स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर लेते हैं तो यही फार्मूला ट्रांसफॉर्म होता है इस वाले फार्मूले में, और ये फार्मूला बनता है माइनस जी एम अपन कैपिटल आर। कैपिटल आर यहाँ पे क्या है? इसका रेडियस है सॉलिड स्फीयर का। तो यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना, इसको डिफ्रेंशिएट करना मत, कहीं क्वेश्चन में गलती हो जाए, आप दोनों फार्मूलों को एक ही समझ लो, तो वैसा नहीं करना है। जो आउटसाइड है वहाँ पे ये स्मॉल आर है, जो सरफेस है वहाँ पे ये कैपिटल आर है। और इनसाइड की बात करें तो इनसाइड में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आता है। अगर आप इनसाइड की बात करो तो इनसाइड थोड़ा सा सरफेस से ज़्यादा पोटेंशियल है, और उसका जो फार्मूला है वो है माइनस जी एम अपान आर क्यूब, 3/2 आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपने ज़बानी याद कर लेना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें कोई लॉजिक ऐसा नहीं है, इसमें एक ही लॉजिक है, वो है याद करने का लॉजिक, ठीक है। तो इनसाइड मतलब डिस्टेंस लेस देन आर, यहाँ से पीछे की बात की जा रही है, ठीक है। जो आर है, आर डिस्टेंस है, इसके इनसाइड की बात की जा रही है, तो वहाँ का पोटेंशियल है माइनस जी एम अपन कैपिटल आर क्यूब, माइनस जी एम अपन कैपिटल आर क्यूब इंटू 3/2 आर स्क्वायर माइनस 1/2 स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और आपको ग्राफ के ज़रिए दिख रहा है कि रेडियस के अंदर मतलब इनसाइड जो है वो पोटेंशियल कंटिन्यूअसली जो जो ही आप सेंटर की तरफ बढ़ते हो तो सेंटर पे की तरफ जाने पे क्या होता है? पोटेंशियल कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, और सेंटर से जब आप सरफेस की तरफ जाते हो तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, और सरफेस पे जो है वो माइनस जी एम अपन कैपिटल आर होता है, और वहाँ से जो ही आप बाहर की तरफ जाते हो तो फिर से कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाता है ये आपका पोटेंशियल, ठीक है। तो ये है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अब अगर आप कहोगे कि सॉलिड स्फीयर के केस में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ पे होता है, तो सॉलिड स्फीयर के केस में सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल होता है वो होता है सेंटर पे।
और ये आपको कैसे पता चलेगा कि सेंटर पे मैक्सिमम होता है, ये तो ग्राफ के ज़रिए भी पता चल रहा है। ये वैल्यू जो है ये ज़्यादा है इस वैल्यू से, ठीक है। ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये निचली वैल्यू से ज़्यादा है, जिससे ये पता चलता है कि r इज इक्वल टू 0 पे जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है r इज इक्वल टू कैपिटल R से। मतलब जो सरफेस का पोटेंशियल है वो सेंटर के पोटेंशियल से ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ फार्मूले के ज़रिए भी आप देख सकते हो कि जो पोटेंशियल एट सेंटर है वो बराबर है 3/2 इंटू पोटेंशियल एट सरफेस, दैट इज इक्वल टू -3/2 GM/R। क्योंकि -GM/R जो है वो सरफेस का पोटेंशियल है, उसको जब आप 3/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये निकल के आता है सेंटर का पोटेंशियल, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब है नेक्स्ट टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सिमिलर टॉपिक जो है वो रिपीट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने क्या याद रखना है, एक सेकेंड। यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड ई होती है वो बराबर होती है -dV/dr, -dV/dr। डी वी यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल है और डी आर यहाँ पे चेंज इन रेडियस है, ठीक है। चेंज इन डिस्टेंस को हो, चेंज इन रेडियस को हो, कुछ भी को हो, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ठीक है। अब ग्रेडियंट वर्ड जहाँ पे भी यूज़ होता है वहाँ पे हम डिस्टेंस से या लेंथ से जो है उस टर्म को डिवाइड करते हैं। जैसे पोटेंशियल है तो पोटेंशियल डेल्टा वी है, ठीक है। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है इसको हम डिवाइड करेंगे किसी ऐसी टर्म से जिसकी डायमेंशन लेंथ हो। जैसे यहाँ पे आर है तो आर की डायमेंशन जो है वो लेंथ है, तो डेल्टा वी अपन डेल्टा आर को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। और इसके साथ जब हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो ये बन जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू -dV/dr। आई थिंक यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। क्योंकि जो ई है ये ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो डेल्टा वी होता है, डी वी होता है, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू -dV/dr। ई यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, डी वी यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है और ये आपका डिस्टेंस है या रेडियस है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी को जब आप आगे सिंप्लीफाई करते हो तो डेल्टा वी निकल के आता है -E.dr। डेल्टा वी निकल के आता है -E.dr। डेल्टा वी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्टेंस। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो EX/dx होगा, प्लस EY/dy होगा, प्लस EZ/dz होगा, और डिस्टेंस जो होगा मतलब dr वो जो डिस्टेंस है, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, EX प्लस EY प्लस EZ होगा, और डिस्टेंस जो है वो DX प्लस DY प्लस DZ होगा। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल VB माइनस VA या जिसको डेल्टा V कहते हैं वो -E.dr होता है। तो इसको जब हम ये वैल्यू को जब हम इसमें डालते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आता है -इंटीग्रेशन EX/dx x1 से x2 -इंटीग्रेशन EY/dy y1 से y2 -इंटीग्रेशन EZ/dz z1 से z2। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला यहाँ पे निकल के आता है। उसके बाद डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन EX/dx, ये तो एक जनरल सा फार्मूला है। वैसे अगर आप खाली ये फार्मूला याद रखो डेल्टा वी इज इक्वल टू -E.dr तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब ये वाला फार्मूला यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कहीं डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स दिए होंगे और डिस्टेंस के या फिर रेडियस के कहो कंपोनेंट्स दिए होंगे, तो आप ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करके, ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन EX/dx लिखो, EX/dx दिया हुआ है, x1 से x2 अगर लिमिट्स दी होंगी तो माइनस इंटीग्रेशन EY/dy वो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, y1 से y2 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको आप इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
हम जानते हैं, ये आपने मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ाया हुआ है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो पॉजिटिव साइन के साथ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है, ठीक है। अब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू पार्टिकल्स। अगर दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जैसे मास m1 है, दूसरा पार्टिकल जिसका मास m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो इन दो पार्टिकल्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो होगी माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर, ठीक है। वो क्या होगी? माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर। सिमिलरली अगर आपके पास तीन मासेज हैं, एक सेकेंड, अगर आपके पास तीन मासेस हैं, m1 है m2 है, m3 है, इनके बीच का डिस्टेंस r1 है, इनके बीच का r2 है, इनके बीच का डिस्टेंस r3 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी इनकी वजह से भी होगी, इन दो की वजह से भी होगी और इन दो की वजह से भी होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लिखेंगे माइनस जी एम वन एम टू अपॉन r1, ठीक है। माइनस अब m2 और m3 का लिखेंगे माइनस जी m2 m3 अपान इनके बीच का डिस्टेंस r2, और माइनस जी अब लिखेंगे m1 और m3 का जी m1 m3 अपान इनके बीच का डिस्टेंस r3। तो इस तरीके से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो लिखते हैं। अब यहाँ पे तीन टर्म्स आई, एक टर्म, दो टर्म, तीसरी टर्म। अब हमें हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी टर्म्स, अगर मान लीजिए चार मासेस दिए हुए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी टर्म्स है? तो उसका सिंपल सा फार्मूला है नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस का, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, ठीक है, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। जैसे हमारे पास यहाँ पे तीन मासेस थे, हमारे पास यहाँ पे कितने मासेस थे? m1 था, m2 था, m3 था, इनके बीच का डिस्टेंस r1, ये r2, ये r3। यहाँ पे हमारे पास तीन मासेज है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी कॉन्फ़िगरेशंस है? तो अगर तीन मासेज हैं तो थ्री इंटू थ्री माइनस वन कीजिए, ठीक है, अपॉन टू। तो थ्री इंटू टू डिवाइड बाई टू, टू टू कैंसिल, तो थ्री, मतलब थ्री कॉन्फ़िगरेशंस हमें मिली। और यही थ्री थ्री कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे मैंने लिखी, एक ये हुई, एक ये हुई और तीसरी टर्म ये हुई। सिमिलरली अगर आपके पास चौथा मास भी दिया होगा, मान लीजिए m4 होगा, ठीक है, तो m4 फिर डिस्टेंस भी r4 होगा किसी के साथ, ठीक है, या r3 मान लीजिए, या r4 मान लीजिए, तो वहाँ पे 4 इंटू फोर माइनस वन डिवाइड बाई टू करना है। 4 इंटू थ्री बाई टू, 4 इंटू थ्री होता है 12 बाई टू, तो जो 6 के बराबर हो, तो 6 टर्म्स होंगी, ठीक है। अब आपने हर एक मास, जो टू क्लोजली लिंक्ड मास है, उनके बीच का डिस्टेंस आपने लेना है, और जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखनी है, वैसे ही सिमिलरली लिखना है। अब यहाँ पे क्या है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, इसका जो यूनिट होता है, ऐसे यूनिट, वो होता है जूल, ठीक है। अब है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की देखनी होगी, निकालनी होगी अर्थ की वजह से, तो हमें अर्थ का मास भी पता होना चाहिए, हमें अर्थ का रेडियस भी पता होना चाहिए। मान लीजिए अर्थ की, ये हमारे पास कोई अर्थ है, ठीक है, ये हमारे पास अर्थ है जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है। इसकी सरफेस पर हम मास एम रखते हैं, जिसका मास स्मॉल एम है। तो इस स्मॉल एम की वजह से, इस अर्थ की वजह से इस स्मॉल एम मास का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना होगा, या ये कह लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस अर्थ की वजह से, ठीक है। तो उसके लिए हमें अर्थ का मास पता होना चाहिए, अर्थ के सेंटर और इस मास एम के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए जो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है वो है माइनस जी एम इंटू एम अपॉन आर। ये कैपिटल एम यहाँ पे अर्थ का मास है, स्मॉल एम यहाँ पे इस ये जो पॉइंट मास है, ऑब्जेक्ट है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है, उसका मास है। और रेडियस जो कैपिटल आर है, ये तो रेडियस ऑफ अर्थ भी है, और ऑब्जेक्ट और सेंटर के बीच का डिस्टेंस भी है, क्योंकि हमने ये ऑब्जेक्ट जो है ये सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा हुआ है। तो सरफेस और सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, और यही क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एट इनफाइनाइट ज़ीरो होता है, उसी तरीके से जो पोटेंशियल, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है इनफाइनाइट पे, वो भी क्या होती है, ज़ीरो होती है। चाहे पोटेंशियल हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, इनफाइनाइट पे क्या होती है, ज़ीरो होती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा।
अब है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू ए हाइट एच। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, सरफेस ऑफ अर्थ पे है, अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से उस ऑब्जेक्ट को हाइट एच पे ले जाते हैं, तो हाइट एच पे ले जाने पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसका मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिख के लाया है। डेल्टा यू इज इक्वल टू जी एम एम एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच। ये एच वो हाइट है जिस हाइट तक आप सरफेस ऑफ अर्थ से जा रहे हो, जहाँ पे आपने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। और ये आर जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ है, जी आप जानते हो कांस्टेंट है, कैपिटल एम जो है ये अर्थ का रेडियस है, स्मॉल एम जो है ये उस ऑब्जेक्ट का रेडियस है जिसको आप हाइट एच पे ले जा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे भी ये वही हाइट है। इसको जब आप आगे सॉल्व करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है एम जी एच अपॉन 1+h/r। ये शॉर्टकट है, चाहे आप इससे इस डेल्टा यू यहाँ से फाइंड आउट करो वैल्यू डाल के, या फिर यहाँ से फाइंड आउट करो, तो जो फाइनल रिजल्ट है वो सेम निकल के आएगा। बस डिफरेंस इतना है कि ये वाला जो फार्मूला है ये याद जल्दी रहता है, ठीक है, ये बार बार भूल जाता है ये वाला फार्मूला, लेकिन ये वाला जो है ये याद रहता है, एम जी एच अपन 1+h/r। चाहे आप ये वाला याद रखो, चाहे आप ये वाला याद रखो, बात बराबर है। मैं तो कहता हूँ कि आप ये वाला याद रख लो, ठीक है। अगर रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो उस हाइट एच से बहुत ज़्यादा है, जो रेडियस ऑफ अर्थ है कैपिटल आर, अगर वो हाइट एच से बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में एच बाई आर की वैल्यू ज़ीरो की तरफ टेंड करती है। अगर यहाँ पे एच बाई आर की वैल्यू ज़ीरो की तरफ टेंड करेगी तो 1+0 1 ही होगा, जिससे डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी एच के बराबर हो जाएगी। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी एच तभी होता है जब रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो हाइट एच से काफ़ी ज़्यादा होगी। जब रेडियस ऑफ अर्थ जो है हाइट एच से काफ़ी ज़्यादा होगी, उस केस में अप्रॉक्सीमेटली हम डेल्टा यू को एम जी एच के बराबर मान के चलते हैं। अब कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी ना देके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ना देके वर्क डन पूछा होगा क्वेश्चन में, तो वर्क डन सिंपली कुछ नहीं होता, ये भी डेल्टा यू ही होता है। चाहे वर्क डन पूछा हो, चाहे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछी हो, सेम बात है, ठीक है। अगर वर्क पूछा हो तो आप डेल्टा यू फाइंड आउट कर लो, वही वर्क ही होगा, वही वर्क होगा, वो जो डेल्टा यू की वैल्यू निकल के आएगी वही वर्क की भी वही सेम वैल्यू होगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप काइनेमेटिक्स से पढ़ते आए हो, रोटेशन में भी पढ़ा था। अब यहाँ पे भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। सेम है कि अगर एयर रेजिस्टेंस जो है वो अब्सेंट है, मतलब एयर रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस ज़ीरो है, तो उस केस में जो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल है वो मैकेनिकल एनर्जी फाइनल के बराबर होगी। मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जमा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। उसके बाद है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी जो है अर्थ की सरफेस से अगर हम देखें तो उसका डायरेक्ट फार्मूला है √2 gm अपन कैपिटल आर। इसी को आगे जब आप सॉल्व करते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि gm जो होता है वो gr² होता है, ठीक है, gm जो होता है वो gr² के बराबर होता है। तो इस gm की वैल्यू जब आप gr² इस वाले फार्मूले में डालते हो तो ये वाला फार्मूला निकल के आता है √2 gr। चाहे आप ये वाला, मैं तो कहता हूँ दोनों फार्मूले आप याद रख लो, ठीक है, क्योंकि कोई भी फार्मूले से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो अगर दोनों आपको याद होंगे तो अच्छी बात है। एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 gm अपन आर, और इसी को आगे सॉल्व करने पे √2 gr निकल के आती है। और इसको अगर आप रेडियस के टर्म में लिखना चाहो, डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहो, तो एस्केप वेलोसिटी होती है r√8/3 पाई इंटू रो इंटू जी, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू 8/3 पाई इंटू रो इंटू जी यहाँ पे कांस्टेंट है, और रो यहाँ पे डेंसिटी है, ठीक है, और आर जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ है। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला होगा कि डेंसिटी जो है वो सेम है, तो उस केस में आप ना ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे ना ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। ये नीट में पूछा हुआ PYQ है, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि डेंसिटी सेम है, तो जब डेंसिटी सेम होगी तो उस केस में एस्केप वेलोसिटी जो है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एस्केप वेलोसिटी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जब डेंसिटी सेम होगी। इस फार्मूले में ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, जब डेंसिटी भी सेम हो जाएगी, मतलब
मतलब ये भी कांस्टेंट हो जाएगी, तो एस्केप वेलोसिटी जाहिर सी बात है आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर सरफेस ऑफ अर्थ से हमने एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी, तो यहाँ पे अर्थ का मास रखो, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ रखो, जी की वैल्यू रखो, तो एस्केप वेलोसिटी निकल के आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कहाँ से? सरफेस ऑफ अर्थ से। उसके बाद अगर हमने हाइट एच से एस्केप वेलोसिटी निकालनी होगी, मान लीजिए ये आपके पास अर्थ है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, अर्थ की सरफेस से एच हाइट पे हमने क्या देखनी है? एस्केप वेलोसिटी वहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला ये भी मैं आपको बता दूं, √2 gm अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, ये स्मॉल आर जो है ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ है। मान लीजिए हमने ये अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस है, हमने अर्थ की सरफेस से ऊपर एच हाइट पे जो है एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अगर इस एच को मैं कैपिटल आर ले लूँ, तो एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी √2 gm अपॉन स्मॉल आर। अब यहाँ पे स्मॉल आर जो है ये अर्थ के ऊपर वाला डिस्टेंस नहीं लेना है, बल्कि जो जहाँ से आपने एस्केप वेलोसिटी निकालनी है वहाँ से लेकर सेंटर ऑफ अर्थ तक का डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस अगर आप कैपिटल आर लेते हैं तो आर प्लस आर 2r होता है, तो जो स्मॉल आर होगा वो 2r होगा, और आर यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है। तो इसकी जगह जब आप 2r रखते हो तो 2 को कैंसिल करके ये √gm अपॉन आर, जिसको आगे सिंप्लीफाई करने पे √gr निकल के आता है। तो यही मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जब आप आर डिस्टेंस ऊपर, आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, तो सरफेस से आर डिस्टेंस ऊपर जब आप जाओगे वहाँ पे जो एस्केप वेलोसिटी आप देखोगे तो वो √gm अपॉन आर होगी, जिसको आप √gr भी कहते हो। अब यहाँ पे ये वैसे मुझे नहीं लगता है ये नीट में पूछा जाएगा, ये JEE में पूछा जाएगा, बट हो सकता है पूछा जाए, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है मॉन में, मॉन से जो जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, वैसे अगर आप याद रखते हो तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट आता है। ब्लैक होल जो होता है ये इतना डेंस होता है, मतलब एक ऐसी जगह जो इतनी डेंस हो, जिसका एटमॉस्फेयर इतना डेंस हो कि वहाँ से लाइट भी पास ना कर पाए। ठीक है, यही यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट इज़ सो डेंस दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। ब्लैक होल ऐसी जगह होती है, ऐसा एटमॉस्फेयर होता है जहाँ से लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती है। अब खुद सोचो, लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये इतनी ज़्यादा तेज़ स्पीड है, 3 × 10⁸ ये कितना बड़ा मैग्नीट्यूड है भाई। इतनी तेज़ स्पीड से लाइट आ रही है, अगर ये भी किसी एटमॉस्फेयर से पास ना हो पाए तो हम कहेंगे वो ब्लैक होल है। ठीक है, मतलब जहाँ की एस्केप वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा हो। और ये एक बार नीट में पूछा गया है कि अगर अर्थ को ब्लैक होल बनाना होगा तो अर्थ का रेडियस कितना हो, अर्थ का रेडियस कितना हो ताकि ये ब्लैक होल बन जाए। तो फॉर अर्थ टू बिकम ब्लैक होल, ये इसके लिए पूरी एक डेरिवेशन है, लेकिन मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट याद रख लो 10⁻²मीटर। अगर अर्थ का रेडियस आप 10⁻²मीटर तक कर देते हो तो अर्थ जो है ये ब्लैक होल बन जाएगी, मतलब यहाँ से लाइट पास नहीं कर पाएगी, मतलब इसकी एस्केप वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि यहाँ से लाइट ही पास नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये है ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे रोक रहे हैं, क्योंकि इस लेक्चर में काफ़ी फार्मूले हमने पढ़ लिए। अब अगर हम और इसको कंटिन्यू करें तो काफ़ी ज़्यादा फार्मूले हो जाएंगे, जिससे आप जो है बोर हो जाओगे, आप मेमोराइज़ नहीं कर पाओगे। इसलिए अच्छा है कि हम दूसरे लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, जो आपके इस ग्रेविटेशन का थर्ड लेक्चर होगा वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। ऑर्बिटल स्पीड हो गया, ऑर्बिटल स्पीड बचा हुआ है, इसके अलावा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट है, और टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट के अलावा हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बचा हुआ है, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट बचा हुआ है, लॉन्चिंग ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड इट्स पाथ अंडर डिफरेंट कंडीशन वो बचा हुआ है, वेटलेसनेस का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, इलिप्स का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, और इसके अलावा जो मेजर पोर्शन है वो है केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ
ख़त्म हो गया तो समझ लो आपका चैप्टर भी ख़त्म हो गया, ठीक है। और उसके बाद केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और उसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम तो सोच रहे थे इसी लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लें, लेकिन वो आप ही के लिए मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि एक ही लेक्चर में इतने सारे फार्मूले पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लेक्चर होते हैं जैसे ग्रेविटेशन इतना बड़ा चैप्टर है, अगर ये पढ़ाने बैठे लॉन्ग कोर्स में तो तकरीबन 7 से 8 लेक्चर में कंप्लीट किया जाता है। तो सोचो एक ही लेक्चर में, वो भी इतने छोटे लेक्चर में, आधे आधा घंटा 40 मिनट 50 मिनट के लेक्चर में इतने सारे फार्मूले पढ़ना, और खाली फार्मूले ही फार्मूले पढ़ना, वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। और इतने सारे फार्मूला एक ही लेक्चर में मेमोराइज रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है एक स्टूडेंट के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगले टॉपिक्स जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे, ग्रेविटेशन के थर्ड लेक्चर में। तो अगर आपको माइंड मैप्स चाहिए, आपको फार्मूला शीट्स, शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से जाके आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको माइंड मैप्स देंगे। और ये माइंड मैप्स जो है ये हैंड रिटन माइंड मैप्स हैं, ठीक है। तो आपने हमसे ये लेक्चर देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट, फार्मूलाज हमने ये माइंड मैप में कवर किए हुए हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो लेक्चर्स, ये माइंड मैप्स, ये नोट्स पहुंचते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने हमसे ये चैप्टर पढ़ा, ये लेक्चर देखा, इस उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।